हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 का टॉपिक बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पेस्टिसाइड्स को कंप्लीट किया था। आज हम लोग हेवी मेटल्स के बारे में देखेंगे और जितने भी हेवी मेटल्स हैं उसके पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेवी मेटल्स ये एक मेटलिक केमिकल एलिमेंट है, ठीक है, जिसका डेंसिटी हाई होता है। ओके, ये 4 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। इसका जो डेंसिटी हाई होता है ये तो सही बात है क्योंकि ये मेटल है, लेकिन इसका 4 टाइम्स दैट ऑफ वाटर हाई एटॉमिक वेट भी होता है, वाटर से 4 गुना ज़्यादा। ठीक, ये टॉक्सिक हो जाता है लो कंसंट्रेशन पे। ठीक है, वाटर से ज़्यादा इसका एटॉमिक वेट होता है, ये मेटलिक एलिमेंट होते हैं और टॉक्सिक, ये बहुत ही हानिकारक हो जाते हैं लो कंसंट्रेशन पे। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। सोर्स क्या है हेवी मेटल्स का? नेचुरल सोर्स और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। नेचुरल सोर्स प्राकृतिक द्वारा, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ह्यूमन के द्वारा। नेचुरल सोर्स में वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों के वेदरिंग होने से, मतलब छोटे छोटे कण जब पानी के कारण टुकड़ों में बढ़ जाते हैं वहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन से, फॉरेस्ट फायर, जंगल में यदि आग लग गया, एरोसॉल्स फॉर्मेशंस, छोटे छोटे फ्यूम्स, डस्ट पार्टिकल्स यदि एयर में घूमने लगे तो। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स में आता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, सीवेज स्लज, ये प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होते हैं वाटर का, वहाँ से ये मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल कंबसन इंडस्ट्रीज। तो ये हो गए एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। ये ह्यूमंस के प्रेजेंस में हेवी मेटल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। हमारे सिलेबस में कुछ हेवी मेटल्स को हम लोग को डिटेल में जानना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मरकरी। आप दिसंबर का एग्जाम दो, जून का एग्जाम दो, यहाँ से क्वेश्चंस रहेगा ही। ठीक है, मरकरी का सिंबल है Hg। मरकरी एक नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है, फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल्स, हर जगह पाए जाते हैं। Mercury is considered by WHO as one of the top 10 chemicals of major public health concern. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कथानुसार ये टॉप 10 में केमिकल्स आते हैं मरकरी, जो ह्यूमंस के लिए इफेक्ट है, बहुत ही हानिकारक है, और ये पब्लिक हेल्थ के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए मरकरी को रखा गया है। इसका सोर्स क्या है? Hg फ्रॉम कोल बर्निंग, कोल के जलने से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, फंगीसाइड्स, इन सब से मरकरी का फॉर्मेशन होता है। मरकरी यदि एलिमेंटल फॉर्म में हो, इटसेल्फ इज नॉट टॉक्सिक, ये टॉक्सिक नहीं है, एज इट एक्सट्रैक्टेड आउट विदाउट एनी सीरियस डैमेज। यदि एलिमेंटल फॉर्म में हो, अकेले अवस्था में हो, तो ये टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन जब ये किसी के साथ कंपाउंड बनते हैं तो ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जैसे कि मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज को डांसिंग कैट डिजीज भी कहते हैं। ठीक, इसको ड्रॉप्सी इन फिश भी कहते हैं। क्यों, बताता हूँ। मिनीमाटा डिजीज होता क्या है, ये सबसे पहले ये जानिए किसके कारण होता है। इट इज मिथाइल मरकरी। मैंने कहा ना, मरकरी यदि एलिमेंटल फॉर्म में हो तो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, लेकिन जब ये मिथाइल के साथ होता है तो टॉक्सिक होता है, और ये पॉइजनस फॉर्म करता है ह्यूमन हु इंजेस्टेड फिश या सेल फिश। होता क्या है, यहाँ पे एक टर्म देख रहे हैं, ड्रॉप्सी इन फिश। मान लीजिए यदि मिथाइल मरकरी पानी में चला गया, मछली उसको खाएंगे, ठीक, वो कॉन्टामिनेट हो जाएंगे, कॉन्टामिनेट बाय मिथाइल मरकरी। ठीक है, और ये क्योंकि केमिकल प्लांट से मिथाइल मरकरी पानी में गया, पानी एकदम वेस्ट हो गया। होता क्या है, ड्रॉप्सी इन फिशेज, फिश के गिल्स में जब मिथाइल मरकरी चला जाता है तो फिश अच्छे से सांस नहीं ले सकता, इसीलिए इसको ड्रॉप्सी इन फिश कहते हैं। और जब वही ड्रॉप्सी इन फिश को, जो फिश को ह्यूमन इंजेस्ट करते हैं, तो उसको मिनीमाटा डिजीज होता है। और ये सबसे पहले जापान में 1956 में देखा गया था। गिल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है। ठीक, डांसिंग कैट डिजीज क्या होता है, यदि कोई कैट पॉइजनस ले ले तो उसके मुंह से देखिएगा कि एक सलाइवा जैसा सिक्रीट होने लगता है और वो कुदकने लगता है, छटपटाने लगता है, उसको हम लोग डांसिंग कैट डिजीज कहते हैं। ठीक है,
तो ये मिनीमाटा डिजीज के कारण होता है। और जापान में 1956 को देखा गया था। सिम्टम्स क्या होता है? नमनेस, ब्लड विजन। नमनेस मतलब एकदम मायूस होकर बैठ जाना, ब्लड विजन आंखों से नहीं दिखना अच्छे से, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, स्लर्ड स्पीच, पैरालिसिस एंड डेथ, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। अब मान लीजिए यदि एनारोबिक बैक्टीरिया हो विदाउट ऑक्सीजन लिविंग इन सेडिमेंट्स कन्वर्ट इनसॉल्युबल एलिमेंट मरकरी इनटू मिथाइल मरकरी। अब समझ में आया? ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करता है, मरकरी को मिथाइल मरकरी में बदल देता है। वो होता क्या है, वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इन टिश्यू ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जीव जंतु में वो घुस जाते हैं और वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पीपल हु ईट दिस ऑर्गेनिज्म आर एक्सपोज टू दिस टॉक्सिक केमिकल। यदि हम इस मिथाइल मरकरी को खाएंगे तो हमारे लिए टॉक्सिक होगा। अब कैसे टॉक्सिक होगा ये देखिए। मिथाइल मरकरी इज सॉल्युबल इन लिपिड्स एंड ब्रेन टिश्यू। ये लिपिड में घुल जाते हैं भाई, ब्रेन टिश्यू तक पहुंच जाते हैं। इट अटैच टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक, विच इनहिबिट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर पोटेशियम। होता क्या है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं। उसमें एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी का हेल्प होता है, ठीक है। उसमें होता क्या है, एक जगह से दूसरे जगह सेल्स के अंदर शुगर पोटेशियम अंदर बाहर करते रहते हैं, ठीक, जिससे हमारा बॉडी बैलेंस रहता है, हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड होता है। लेकिन उसी चीज को ये मिथाइल मरकरी रोक देता है, सेल मेम्ब्रेन में जाके अटैच्ड हो जाता है और उसके अंदर बाहर जाने के रास्ते को रोक देता है। दिस ब्रेन सेल स्टार्ट डिसऑर्डर्ड ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। होता क्या है, जब ये ब्रेन सेल्स में जाता है तो वहां पे डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में डिसरप्शन आ जाता है, उसको भी रोक देता है। इट कैन ऑल्सो क्रॉस द प्लाजेंटल बैरियर। मान लीजिए यदि माँ के गर्भ में बच्चा है तो प्लाजेंटा से जो ऑक्सीजन जाता है या कोई भी मल पदार्थ पास होता है उसको भी ये रोक देता है। दैट्स वाई बेबी इज बोर्न फ्रॉम द मदर हैविंग मरकरी सब्जेक्टेड टू मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग विथ इरिवर्सिबल CNS डैमेज। उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है बच्चे का, क्योंकि वहां पे भी मिथाइल मरकरी जाके अपना घर बसा लिया है, ठीक। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे मरकरी ह्यूमन को डैमेज करता है, क्योंकि जब वो अकेले फॉर्म में रहता है तो उतना टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन जब वो मिथाइल के साथ अटैच हो जाता है तब मिथाइल मरकरी ह्यूमंस के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो मरकरी में मिथाइल मरकरी आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कैडमियम। कैडमियम होता क्या है, नेचुरली फाउंड इन ओर्स। ये नेचर में पाए जाने वाले ओर्स हैं, किसके साथ, जिंक के साथ, कॉपर के साथ, लीड के साथ। जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो वहां से एक नेचुरल सोर्स होता है कैडमियम का, ये याद रखना। वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज एन एंटी कोरोसिव एजेंट। स्टेबलाइजर में यूज होता है इन PVC प्रोडक्ट्स। एज ए कलर पिगमेंट में ए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका यूज होता है, और निकल कैडमियम बैटरीज में इसका यूज होता है। ये जो नोट्स मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप किसी भी इन्वायरमेंटल साइंस के एग्जाम में इसका हेल्प कर सकते हैं, चाहे आप UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो या BPSC लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो या सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या अपना एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। और यदि आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ पे ये सब नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अब देखिए सोर्स क्या होता है ऑफ इनहेलेशन ऑफ कैडमियम इंटॉक्सिकेशन इज सिगरेट स्मोक। सिगरेट स्मोक से आपको कैडमियम जाते हैं। होता क्या है, लंग रीअब्जॉर्ब करता 40 to 60% ऑफ कैडमियम इन टोबैको स्मोक, ठीक। स्मोकर्स जनरली हैव कैडमियम ब्लड लेवल 4-5 times दोज ऑफ नॉन स्मोकर्स। मान लीजिए कोई स्मोक करता है, उसके पास कैडमियम 4 से 5 गुना ज़्यादा पहुंचेगा किसके तुलना में, जो स्मोक नहीं करता, तो आपका लंग्स डैमेज होगा। तो याद रखिएगा कैडमियम डायरेक्टली डैमेज करता है लंग्स को, ये याद रखिएगा। और मरकरी क्या करता है, वो ब्रेन और लिपिड टिश्यू को ज़्यादा डैमेज करता है।
कैडमियम एब्जॉर्ब फ्रॉम द लंग्स और द गट इज इनिशियली स्टोर्ड इन द लीवर। शुरू में ये गट से होते हुए लीवर में स्टोर्ड होता है, वहाँ पे ये बाइंड करता है मेटेलोथायोनिन से, ठीक होता है। फ्रॉम द लंग्स या गट बोलते हैं हमारे स्टोमक से होते होते इंटेस्टाइन में जो पार्ट जाता है उसको गट कहते हैं, मतलब एलिमेंट्री सिस्टम। लेकिन सबसे पहले लीवर में जाके कैडमियम स्टोर्ड होता है, वहाँ पे ये बाइंड करता है मेटेलोथायोनिन से। जब कैडमियम मेटेलोथायोनिन कम्प्लेक्स बनाता है वाश्ड इनटू साइनोसॉइडल ब्लड, ठीक है, दस इट इज स्लोली रिलीज फ्रॉम द लीवर एंड इवेंचुअली अपीयर्स इन द किडनी। फिर ये ब्लड से होते हुए लीवर के रास्ते कहाँ पहुँचता है? किडनी तक, ठीक है। किडनी जो है मेन ऑर्गन फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन ऑफ कैडमियम। लास्टली ये कहाँ जाके बैठ जाता है? किडनी में, और ये बहुत दिनों तक किडनी में होता है। कैडमियम डिसअपियर वेरी स्लोली फ्रॉम द किडनी। बहुत ही धीरे धीरे कैडमियम किडनी से हटता है। द हाफ लाइफ फॉर द कैडमियम इन द ह्यूमन बॉडी अप टू 30 साल। 30 साल तक कैडमियम हमारे बॉडी में रह सकता है, इसका हाफ लाइफ देखा गया है, ठीक है। तो मरकरी को भी आपको ध्यान रखना है, ये लिपिड और ये ब्रेन इस सब को डैमेज करता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, और यहाँ पे किडनी, लीवर, इन सब को डैमेज करता है। अब कैडमियम से बीमारी क्या क्या होते हैं इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। इटाई डिजीज और आउच डिजीज, ठीक है। इन 1946 सर्टेन पार्ट ऑफ जापान पीपल डेवलप्ड इटाई डिजीज। इसका इटाई नाम रखा गया है, जो कि जापान में आप देखते हैं बहुत ही वैरायटी नेम्स रहते हैं। द सोर्स क्या है ऑफ कैडमियम इन दिस केस वाज ड्रेनेज। ड्रेनेज के रास्ते कैडमियम पहुंचता है, ठीक है। ड्रेनेज कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। द रिवर विच वाज यूज्ड बाय लोकल पीपल फॉर इरिगेशन ऑफ देयर पैडी फील्ड। इरिगेशन खेती के लिए यूज होता है, पैडी फील्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं जापान के ग्रामीण इलाके के पब्लिक, लेकिन वहाँ से ड्रेनेज से होते हुए कैडमियम रिलीज होता है। वो कैडमियम क्या करता है? कॉज करता है कैल्शियम फ्रॉम बोन्स के कैल्शियम को बर्बाद कर देता है। दिस लीड्स सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स एंड पेनफुल डिजीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, इटाई डिजीज उसे कहते हैं। हो क्या रहा है? ड्रेनेज के रास्ते इरिगेशन जब पैडी फील्ड में हो रहा था, ग्रामीण लोग कर रहे थे, किसान लोग कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ? कैल्शियम जो बोन्स में रहते हैं वहाँ तक ये कैडमियम पहुँचता है ह्यूमन्स के बॉडी के अंदर। वो उसके बोन्स को सॉफ्ट करता है, उसके बोन्स और जॉइंट्स के बीच में दर्द पैदा करता है, इसीलिए उसको इटाई डिजीज कहते हैं। सिंपल सा ये बात है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है लीड हम लोग जानते हैं जिसका सिंबल होता है पीबी। बहुत सारे लीड के ओर्स होते हैं, जैसे गैलेना पीबीएस, सिरुसाइट PbCO3, एंजलसाइट PbSO3, लेनारकाइट PbO या PbSO3, ठीक। इसका सोर्स क्या है? लीड इन ड्रिंकिंग वाटर और पाइप्स। मान लीजिए आप पाइप से पानी पी रहे हो, फॉसेट से पानी पी रहे हो, या प्लम्बिंग फिक्सचर्स, जितने भी पाइप्स होते हैं कैरी करते हैं ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्स टू द होम में कंटेन लीड। मतलब पानी जो पाइप के रास्ते घर तक आते हैं तो पाइप्स लीड कंटेन करता है, तो वहाँ से हमारे घर तक लीड्स पहुँचते हैं। लीड कैन इंटर ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ए केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन प्लम्बिंग मटेरियल दैट कंटेन लीड। प्लम्बर जो प्लम्बिंग मटेरियल को ठीक करने आते हैं वहाँ पे लीड रहते हैं, ठीक। होता क्या है? सड़ जाता है वो पाइप और वहाँ से कुछ मेटल्स बाहर निकलते हैं, वही लीड होते हैं। दिस इज नोन एज कोरोजन, डिजॉल्विंग और वियरिंग अवे ऑफ मेटल फ्रॉम द पाइप्स एंड फिक्सचर्स, वही बात। दिस रिएक्शन इज मोर सीवियर व्हेन वाटर हैज हाई एसिडिटी और लो मिनरल कंटेंट। होता क्या है? जब वाटर एसिडिक फॉर्म में होता है, मान लीजिए गर्मी मतलब ज़्यादा गर्म हो जाता है, वो क्या करता है? पाइप्स के लीड के साथ रिएक्शन करता है और एक टॉक्सिक मतलब फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और जब हमारे बॉडी में जाता है तो बहुत ही पेनफुल होता है। अब समझिए क्या होता है इफेक्ट। ब्लड लेवल ऑफ लीड एट 10 to 15 माइक्रोग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड रिड्यूस इंटेलिजेंसी एंड ऑल्सो सो डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन ब्रेन ऑफ ए डेवलपिंग चाइल्ड। हो क्या रहा है? यदि कोई बच्चा जो बड़ा हो रहा है उसके ब्लड में 100 ml ब्लड में यदि 10 से 15 माइक्रोग्राम यदि लीड पहुंच जाता है तो उसके इंटेलिजेंसी लेवल में थोड़ा रिटार्डेशन आने लगता है। ये एक प्रॉब्लम हुआ। लीड मेनली अफेक्ट एबिलिटी टू लर्न और नर्वस सिस्टम।
उसके याद करने की क्षमता को घटा देता है, उसके नर्वस सिस्टम को ख़राब करता है। लीड कॉज करता है एनीमिया, ठीक, क्योंकि एनीमिक होता है, क्योंकि जब हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होता है तब हम लोग उसको एनीमिया कहते हैं। लीड इज़ मोस्ट डेंजरस इन ए डिज़ोल्व फॉर्म, डिज़ोल्व फॉर्म में ये मोस्ट डेंजरस होता है, जैसे Pb+2। दिस फॉर्म डिज़ोल्व इनटू ब्लड एंड ट्रांसफर्ड इनटू किडनी एंड ब्रेन। अकेले रहे तो ठीक है, लेकिन किसी के साथ रहे तो हानिकारक हो जाता है। Pb+2 कैन ऑल्सो क्रॉस प्लाजेंटल बैरियर, ये माँ से बच्चों के बॉडी में चले जाते हैं जब माँ गर्भवती अवस्था में रहती है। उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जो भी बच्चा का ग्रोथ हो रहा होता है तो उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। लीड का अदर सोर्स क्या है? ये ऑटोमोबाइल बैटरी से निकलते हैं। मान लीजिए लीड और टीन के बीच में सोल्डर हो रहा है, एलॉय जोड़ा जा रहा है, ठीक है। कभी कभी आग के प्रेजेंस में जोड़ा जाता है ना, उसको चिंगारी देता है तो कोई दो चीज़ को जोड़ता है तो वहाँ से भी लीड निकलता है। प्रोटेक्टिव सील्डिंग फॉर रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है। सील्डिंग के टाइम में सीटनिंग, इलेक्ट्रिक केबल से निकलता है जब उसको सीटनिंग किया जाता है। एडिटिव फॉर गैसोलीन, तो ये सब सोर्स होते हैं लीड के। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इफेक्ट क्या होता है लीड इन चिल्ड्रेन और एडल्ट? मान लीजिए यदि ब्लड लेवल में 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर हुआ तो वो जो लीड है बच्चे के प्लाजेंटा से होते हुए पहुंच जाता है माँ के प्लाजेंटा से बच्चे तक, उसका हीम सिंथेसिस को रोक देता है। इतना ही माइक्रोग्राम यदि एडल्ट में जाए तो उसको हाइपरटेंशन होने लगते हैं, वो गुस्सा होता है, उसको बीपी बढ़ने लगता है। 20 माइक्रोग्राम हो जाए तो नर्व में उसका डैमेज होने लगता है। इनहिबिशन ऑफ हीम सिंथेसिस, इंक्रीज्ड इरेथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन, होता क्या है, जो बच्चा में 10 माइक्रोग्राम में ही हीम सिंथेसिस रुक रहा था, इसका 20 माइक्रोग्राम होने के बाद एडल्ट में हीम सिंथेसिस रुकता है और यहाँ पे इरेथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन होता है। इंक्रीज्ड इरेथ्रोसाइट मतलब उसके ब्लड में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। 30 माइक्रोग्राम होता है तो विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा चिल्ड्रन में, यहाँ पे हाइपरटेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 40 माइक्रोग्राम हुआ तो हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, यहाँ पे मेल्स जो होता है इनफर्टाइल हो जाते हैं, फिर इसको बच्चे होने में दिक्कत होता है। रीनल इफेक्ट होते हैं, न्यूरोपैथी होता है, ठीक है, इससे किडनी में प्रॉब्लम आता है, नर्व डैमेज होते हैं। 50 माइक्रोग्राम से होगा तो यहाँ पे बच्चे में एब्डोमिनल पेन होते हैं, बच्चे को पेट में दर्द होता है, न्यूरोपैथी होता है, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, यहाँ पे एनीमिया, हेडेक और ट्रेमर ये सब फॉर्मेशन होने लगते हैं एडल्ट्स में। 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो बच्चा एनीमिक हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। इंसेलोपैथी, सीजर्स, और यहाँ पे लिथार्जी और सीजर्स होने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा हानि होने लगता है, ठीक है। तो ये सब हाँ हेल्थ इफेक्ट होते हैं लीड के कारण चिल्ड्रन और एडल्ट्स में, ठीक। लास्ट जो है हमारे टॉपिक के अंदर हेवी मेटल्स में वो है क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे क्रोमियम 3, क्रोमियम 6, ठीक है। मतलब सेवरल यदि यहाँ पे है तो वो ज़्यादा सही नहीं होगा, दो ही ऑक्सीजन स्टेट्स में, ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा जाता है, Cr3 और Cr6 में। क्रोमियम कंपाउंड वेरी स्टेबल इन ट्राईवैलेंट स्टेट, यदि ये ट्राईवैलेंट स्टेट में है तो बहुत ही स्थिर रहेगा। लेक ऑकर्स नेचुरली इन दिस स्टेट, इस स्टेट में इसको फेरोक्रोमाइट कहा जाता है, ठीक है। क्रोमियम 3 इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। यदि इसका कमी हुआ, डिफिशियंसी ऑफ क्रोमियम, यदि ब्लड ग्लूकोज से क्रोमियम का कमी हुआ 3 का, वो डायबिटीज़ का फॉर्मेशन करता है, डायबिटीज़ मेलिटस का। अब वो आपको यूरिन विथ शुगर, यूरिन में देखने को मिलेगा। लेकिन क्रोमियम 6 जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है और ये कैंसर कॉज करता है जीआई ट्रैक्ट में। जीआई ट्रैक्ट का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसका सोर्स क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, पिगमेंट इंडस्ट्रीज, स्टील प्लांट या सीमेंट फैक्ट्री, ये सब क्रोमियम के सोर्स होते हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सोर्स ऑफ हेवी मेटल्स को, बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स को डिटेल में देखा। हेवी मेटल्स क्या होते हैं, इसके क्या सोर्स होते हैं, मरकरी क्या होता है,
मरकरी का क्या सोर्स है, मिनीमाटा डिजीज़ क्या होते हैं, इन सभी को डिटेल में देखा। फिर कैडमियम क्या होता है, कैडमियम कैसे लंग्स और किडनी को डैमेज करता है, इटाई डिजीज़ क्या होते हैं। ये दोनों डिजीज़ जापान का ही देन है। आज के समय में जापान डेवलप है, लेकिन पहले के समय में ही ये बहुत सारे बीमारी को जगा चुका है। लीड कैसे हमारे ब्लड में जाके इफ़ेक्ट पहुंचाता है, ठीक, घर के रास्ते में जब पाइप से पानी के द्वारा पहुंचता है। चिल्ड्रन और एडल्ट्स के लिए लीड क्यों इतना हार्मफुल है, इसीलिए घर में आरओ का यूज़ करें। क्रोमियम, ठीक है, ये 3 अवस्था में अच्छा रहता है, लेकिन 6 अवस्था में ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये जो नोट्स है ये अपने दोस्तों को आप शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेटलॉइड को डिटेल में देखेंगे, जिसमें आर्सेनिक सेलेनियम को डिटेल में देखेंगे। तो ऐसे ही आप अच्छे लेक्चर को देखने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।